Welcome to my YouTube channel. In this video, we will talk about Thomas Hardy, an eminent novelist as well as a poet of Victorian age, who has started his literary career as a poet but got popularity as a novelist. तो आज के इस वीडियो में हम थॉमस हार्डी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपना लिटरेरी करियर एज ए पोएट शुरू किया था, बट शुरू के दौर में एज ए नोवेलिस्ट वो फेमस हुए। तो आज के इस वीडियो में उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानेंगे, और साथ में थॉमस हार्डी का इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहें, इस वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। हार्डी हिमसेल्फ रिगार्डेड प्राइमरली एज ए पोएट, इनिशियली ही गेन्ड फेम एज ए नोवेलिस्ट। तो जैसे कि मैंने कहा, हार्डी जो है खुद को एज ए पोएट वो रेफ़र करते हैं, बट शुरू में वो एज ए नोवेलिस्ट फेमस हुए और उन्होंने खुद को एज ए पोएट डिस्क्राइब किया। उनकी एक पोएम है इन टैनी ब्रिज, और ये जो पोएम है ये 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इन टेनिब्रिस पार्ट 2 में उन्होंने खुद को एज ए पोएट डिस्क्राइब किया है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बिकॉज अ सेंस ऑफ हैट्रेड अगेंस्ट द रूलर्स कैन बी सीन इन दिस पोएम। तो इस पोएम में हमको रूलर्स के अगेंस्ट में बात करते हुए हार्डी दिखाई देंगे, और साथ में इन्होंने इस पोएम में जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी और उस वक्त के जो सिटीजन थे, नागरिक थे, उनके प्रति वो अपनी दया व्यक्त करते हैं, और जो शासक थे, सत्ता के जो भूखे शासक थे, उनके प्रति अपनी घृणा व्यक्त करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। हम कभी बाद में इसको अलग से देखेंगे। आगे देखते हैं। इन 1910 हार्डी हैड बीन अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो 1910 में हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। और ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है? एक अवार्ड है जो कुछ खास लोगों को दिया जाता है उनके नोटेबल वर्क के लिए। कौन कौन से फील्ड में? इन आर्म्ड फोर्सेस, साइंस, आर्ट, लिटरेचर और फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चर। तो इन सारे फील्ड्स में जो लोग उम्दा कार्य करते हैं उनको इस ऑर्डर से, इस रिवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एंड दिस इज़ द ऑर्डर दैट वाज सेट अप इन 1902 बाय एडवर्ड सेवेंथ। हमको याद रखना चाहिए। और इनके अलावा, थॉमस हार्डी के अलावा लिटरेचर में कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। उनमें से जॉर्ज मेरेडिथ हैं जो थॉमस हार्डी के मेंटर रहे हैं, और उनके अलावा हेनरी जेम्स हो गए, टी एस इलियट, ई एम फस्टर और ग्राहम ग्रीन, ऐसे कुछ राइटर्स हैं जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो हमें कुछ नाम याद रखने चाहिए। आगे देखते हैं थॉमस हार्डी के बारे में। तो थॉमस हार्डी जो है, ही रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 25 नॉमिनेशन ऑफ नोबेल प्राइज बट नॉट अवार्डेड। तो उनको 25 टाइम्स नॉमिनेशन रिसीव हुआ नोबेल प्राइज़ के लिए, बट अफसोस की बात उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया। नेक्स्ट पॉइंट है, वेसेक्स इज लिटरेरी लैंडस्केप क्रिएटेड बाय हार्डी एज अ सेटिंग फॉर हिज मेजर नॉवेल्स। तो उनके जितने मेजर नॉवेल्स हैं उसका जो सेटिंग है आपको वो वेसेक्स देखने को मिलेगा। यानी उनके नॉवेल्स की जो सेटिंग्स होती हैं वो कहाँ की होती है? वेसेक्स। तो ये क्या है? इमेजरी एक प्लेस है जो हार्डी के द्वारा क्रिएट किया गया अपने नॉवेल्स में, हमें यह पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं नॉवेल हार्डी एज ए नोवेलिस्ट। हार्डी के नॉवेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। इन हार्डीज नोवेल फेट प्लेज ए स्ट्रॉन्गर रोल दैन विल। तो हार्डी के नॉवेल्स में आपको फेट जो होंगे स्ट्रॉन्गर दिखाई देगा रोल के बनस्पत, क्योंकि इसमें कैरेक्टर चाहता कुछ और है और उसके साथ में हो कुछ और जाता है। तो फेट ऑलवेज डोमिनेट, तो फेट जो है डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। हिज नॉवेल्स पोर्ट्रे द ह्यूमन माइजरी एंड सफरिंग थ्रू द मेन कैरेक्टर्स इन द नॉवेल्स। तो उनकी जो नॉवेल्स है वो ह्यूमन माइजरी और सफरिंग को पोर्ट्रे करती है अपने मेन कैरेक्टर्स के माध्यम से। हिज नॉवेल्स आर ऑफन सेंटर्ड अराउंड अ ट्रेजिक हीरो। उनकी नॉवेल्स जो होती हैं वह एक ट्रेजिक हीरो पे सेंटर होती है, उन्हीं के कहानी के ऊपर आसपास में घूमती है। थ्रू हिज नॉवेल्स हार्डी रिमाइंड्स अस दैट वी आर फ्लॉड एंड दैट आवर लाइव्स आर अल्टीमेटली गाइडेड बाय फोर्सेज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। और थॉमस हार्डी जो है अपने नॉवल के माध्यम से हमें रिमाइंड दिलाते हैं कि हमारे जो ज़िंदगी है वो गाइड है किससे? फोर्स से, अल्टीमेट फोर्स से, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। एक्चुअली वो अपने नॉवल में दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, और हमारी ज़िंदगी में खुशी के जो पल होते हैं बहुत ही कम होते हैं। बाकी की जो ज़िंदगी है वो हमें दुख तकलीफ़ से झेलना होता है। अब देख लेते हैं उनके जो मेजर वर्क्स थे कौन कौन से थे। सबसे पहले उनका जो मेजर जो वर्क्स था वो था द पुअर मैन एंड द लेडी। बट ये जो है हिज फर्स्ट वर्क दैट नेवर पब्लिश्ड। बट ये जो है नॉवेल पब्लिश कभी नहीं हो पाया था। इट वाज जॉर्ज मेरेडिथ हु आस्क्ड हिम
not to publish it but write another story with more plot। तो उनके एक मेंटर थे, दोस्त थे, जॉर्ज मेरेडिथ, जिनको खुद भी ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। उन्होंने हार्डी को सजेशन दिया कि इस नोवेल को पब्लिश नहीं करें, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता था कि ये नोवेल जो था कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल सेटअप के अगेंस्ट में था। तो उनको डर था कि कहीं फर्स्ट नोवेल से ही उनका इमेज ख़राब ना हो जाए, इसलिए इन्होंने सजेशन दिया इस नोवेल को पब्लिश नहीं करने का, और इसके बदले कोई दूसरा नोवेल लिखने के लिए। उसके बाद थॉमस हार्डी ने दूसरा नोवेल लिखा, डेस्परेट रेमेडीज़, और ये उनकी पहली नोवेल है जो पब्लिश हुई बट एनोनिमसली, यानी उनके नाम के साथ पब्लिश नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने एक नोवेल लिखा, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये भी एनोनिमसली पब्लिश हुआ, और ये दिस इज़ द फर्स्ट नोवेल जिसमें सेटिंग जो है वेसेक्स रखा गया, ये हमको पता होना चाहिए। और जो इसका टाइटल है, द टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स एज वी लाइक इट, शेक्सपियर का प्ले है एज वी लाइक इट से लिया गया है, और एज वी लाइक इट में एक सॉन्ग है, और उसी सॉन्ग का ये 4 लाइन्स है, जिसका जिस एज ए उन 4 लाइन्स में से जो फर्स्ट लाइन है, और उसी लाइन को एज ए वो टाइटल लिए हैं अपने नॉवेल के लिए। देख लेते हैं लाइन्स को। अंडर द ग्रीनवुड ट्री who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat। तो ये 4 लाइन्स है, ये कहाँ पे है, एज यू लाइक इट में एक सॉन्ग है, और इसी सॉन्ग का जो फर्स्ट लाइन है उसको एज ए टाइटल थॉमस हार्डी ने अपने नोवेल के लिए अंडर द ग्रीनवुड ट्री लिया है। इसके बाद उन्होंने एक नोवेल लिखा, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, एंड दिस इज़ द फर्स्ट नोवेल दैट पब्लिश अंडर हिज नेम। तो ये इनकी पहली नोवेल है जो उनके नाम के साथ पब्लिश हुआ। इससे पहले जितने नोवेल हमने बात किया वो सब एनोनिमसली पब्लिश हुआ, उनके नाम के साथ पब्लिश नहीं हुआ था। बट अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये जो नोवेल थी वो उनके नाम के साथ पब्लिश हुई थी। इसके बाद उन्होंने एक मेजर इम्पोर्टेंट नोवेल लिखा, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है, और इसका भी जो टाइटल है वो एक टॉमस ग्रे जो है उनका एक पोएम है, इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसमें से ये लिया गया है। हमको ये बात को याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसका जो प्लॉट है वो सेंटर्स है 4 कैरेक्टर्स पे, उसमें 4 कैरेक्टर है और उन्हीं पे वो सेंटर है, जिनमें से पहले बाथशेबा एवर्डीन जो कि प्रोटैगनिस्ट है, ये हीरोइन है, और इनके 3 शूटर्स हैं, लवर्स हैं। कौन कौन से हैं, गैब्रियल ओक जो कि एक शेफर्ड है, और सार्जेंट ट्रॉय जो कि एक सोल्जर है, और विलियम बोल्डवुड ये भी क्या है, एक फार्म का ऑनर है। तो इन 4 कैरेक्टर्स पे ये नोवेल जो है बताता है। हम कभी अलग से 1 बाय 1 करके सबके बारे में देखेंगे, अभी फ़िलहाल में हम शॉर्ट में देखेंगे। इसके बाद इन्होंने लिखा द रिटर्न ऑफ द नेटिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो एंटायर एक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, एडगन हीथ में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और इस सेटिंग को हार्डी ने अपने एक नोवेल में भी यूज किया है, और सॉरी एक पोएम में भी यूज किया। उस पोएम का नाम है द मोथ सिग्नल। The story revolves around Clyde Eobright's return and taking up the profession of a school teacher. His mother, Mrs. Eobright, his cousin, Miss Thompson, along with other characters, Diggory Van, Stacia V. Wildev, involved in this love drama played on Edgar Heath। तो ये जो इसका जो स्टोरी है वो मेन कैरेक्टर जो है यूब्राइट, क्लाइम यूब्राइट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक ऑलरेडी सक्सेसफुल आदमी है, और ये अपने नेटिव आता है, रिटर्न होता है, और ये जो टाइटल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये सजेस्ट करता है किसको, क्लाइम योर पार्ट का जो रिटर्न होता है अपने नेटिव के लिए, उसको वो रिटर्न करता है। यानी टाइटल किसके लिए है, क्लाइम योर पार्ट के लिए यूज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद इन्होंने इम्पोर्टेंट वर्क लिखा जो बहुत फेमस है, द मेयर ऑफ कास्टरबेज, और इसका जो फुल नेम है वो है द मेयर ऑफ कास्टरबेज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ कैरेक्टर। तो इस नोवेल में हमको एक मैन का राइज और फॉल देखने को मिलता है, और उस मैन का नाम है माइकल हेंचर्ड, एंड ही इज़ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल। इस नोवेल में ये कैसे राइज करता है और कैसे इसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, इस नोवेल में दिखाया गया है। द नोवेल सेटिंग्स tells of the rise and fall of Michael Henchard, who, starting from nothing after avenging his wife and daughter, gains prosperity and respect and is reunited with his family only to lose everything is his own wrong-headedness, his vengeful nature, and a spate of bad luck।
तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो अपने वाइफ और बच्ची को सेल कर देता है, फिर कैसे वो मेयर बनता है, फिर उसके बाद अपने फैमिली से मिलता है और फिर से उसकी ज़िंदगी कैसे बैड लक के कारण वो बर्बाद हो जाती है, वो मर जाता है। तो इस नोवेल में हमको ये देखने को मिलता है। और इस नोवेल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और जो कि कंक्लूडिंग लाइन है, हैप्पीनेस वाज बट द ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। और अक्सर यही थीम उनके सब नोवेल में देखने को मिलता है और यही वो नोवेल में दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हैप्पीनेस जो होता है वो क्षणिक पल के लिए होता है, छोटे से पल के लिए होते हैं, और बाकी की जो ज़िंदगी होता है वो पेन में होता है, यानी दुख पीड़ा में गुजरता है। यही उनका मेन थीम होता है नोवेल में। इसके बाद उनका जो वर्क है टेस ऑफ द डर्वाविल्स, ये भी इम्पोर्टेंट नॉवेल है और इसका जो फुल टाइटल है टेस ऑफ द डर्वाविल्स अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, इसका फुल टाइटल है। और ये जो नॉवेल है, द नॉवेल टेल्स द ट्रेजिक टेल ऑफ टेस डर्वीफील्ड, अ पुअर पीजेंट गर्ल who discovers that she is a descendant of the once noble डर्वाविल फैमिली। इसमें एक जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, टेस डर्वीफील्ड। हम इसमें शुरू में देखते हैं कि वो एक पीजेंट है, गरीब किसान लड़की है, बट बाद में पता चलता है कि वो एक डिसेंडेंट है एक रॉयल फैमिली का, और फैमिली का नाम है डर्वेविल। तो इसमें हमको इसके बारे में जानने को मिलता है। और इस नॉवेल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि एंड में हार्डी ने दिया है, जस्टिस वाज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इमोटल्स। यहाँ पे जो लाइन है द प्रेसिडेंट इमोटल्स, ये गॉड को रेफर किया गया है और ये एग्जाम में आ चुका है। गॉड इज रेफर टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोटल्स। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, गॉड इज़ नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। और ये जो लाइन है, एक्चुअली लाइन जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है पीपा पासेज, उसमें है गॉड इज़ इन हिज हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। बट इस लाइन को टॉमस हार्डी ने निगेटिव सेंस में यूज किया है इस नॉवल में। और इसके बाद टॉमस हार्डी का जो लास्ट नॉवल है जूड द ऑब्सक्योर, और ये लास्ट नॉवल है जूड द ऑब्सक्योर वाज फर्स्ट पब्लिश सीरियली इन हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन। तो इस शुरू में जो है ये सीरियली पब्लिश हुआ था मैगजीन में, कौन से, हार्पर्स न्यू मंथली, और अंडर द टाइटल, कौन से टाइटल से, द सिंपल टेंस। और उसके बाद उसका टाइटल रखा गया हार्ट्स इंसर्जेंट। उसके बाद वो एज ए नोवेल जूड द ऑब्सक्योर पब्लिश हुआ एंड दिस इज़ द लास्ट नोवेल बाय हार्डी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही।